सोचे एक ऐसी ज़मीन जहाँ दिन के वक्त सब जल जाए और उसी ही रात के वक्त वो जला हुआ जम जाए। एक ऐसी ज़मीन जहाँ पर नासा ने आज तक एक भी सक्सेसफुल मिशन नहीं किया। आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि मरकरी के ऊपर कोई भी मिशन भेजना नियर टू इम्पॉसिबल क्यों है। मरकरी का सरफेस, उसका लैंड और उसके टेम्परेचर के बारे में जानेंगे और उसकी मैग्नेटिक फील्ड, ग्रेविटी, हर चीज़ के बारे में आज हम केस स्टडी करेंगे। ये बात तो हम सब जानते हैं कि मरकरी सन के सबसे ज़्यादा करीब प्लैनेट है, तो टेम्परेचर तो हम लोग एक्सट्रीम ही एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन आप सबको ये पता ही होगा कि पूरे सोलर सिस्टम में सबसे ज़्यादा मरकरी के ऊपर टेम्परेचर स्विंग्स होते हैं। वहाँ पर दिन के वक्त 430 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर पहुँच जाता है और उसी ही रात में -180 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर आ जाता है। वहाँ पर किसी भी किस्म का एटमॉस्फेरिक ब्लैंकेट नहीं है जो कि टेम्परेचर को कंट्रोल कर सके। तो कोई भी मिशन भेजने से पहले हम लोगों को ये बात नोट रखनी होती है कि दोनों टेम्परेचर में हमारा मटेरियल जो हम रॉकेट के ऊपर यूज़ कर रहे हैं, प्रोब के ऊपर यूज़ कर रहे हैं, वो सर्वाइव कर सके एक्सट्रीम ठंड में भी और एक्सट्रीम गर्मी में भी। मरकरी सन के करीब है और उस पर एटमॉस्फेरिक ब्लैंकेट भी कोई नहीं है, तो सन से निकलने वाली हार्मफुल रेडिएशन डायरेक्टली मरकरी की सरफेस पर पड़ती हैं। तो हम लोगों को इस चीज़ को भी ध्यान में रखना होता है, टेम्परेचर को, ताकि वो गर्मी और सर्दी दोनों को बर्दाश्त कर सके, एक्सट्रीम सर्दी और गर्मी। और उस रेडिएशंस जो पड़ रही हैं ज़मीन पर, उसकी सरफेस पर, उसको भी हमने ध्यान में रखना होता है। मरकरी का कोई भी मून नहीं है, उसका कोई भी चाँद नहीं है। उसकी दो वजूहात हैं। एक तो ये कि उसके सबसे सन उसके करीब है और सन की ग्रेविटी की वजह से कोई भी बूंद उसके इर्द गिर्द घूम नहीं सकता, वो सन उसको अपनी तरफ खींच लेता है। और अगर हम लोग ये अज्यूम भी करें कि सन ना भी होता और ये मरकरी कहीं दूर सा होता, तो भी इसका कोई मून ना होता। इसका मैस ही इतना ज़्यादा कम है कि ग्रेविटी इतनी कम है कि कोई भी मून इसके अट्रैक्ट ना करे, वो इसके पास आए और थोड़ा सा माइनर सा टच करके चला जाए। मरकरी का मैस 3.30 मल्टीप्लाई 10⁻23 kg है। अगर इसको हम आसान अल्फाज में समझे तो अर्थ का वेट अगर 100 किलो है तो मरकरी का वेट उसके मुकाबले में 5.5 kg होगा। वो मेरी ही तरह एक कमज़ोर सा और थोड़ा सा मैस रखने वाला एक प्लैनेट है। ना वहाँ हवा है, ना पानी है, ना कुछ और है। वो एक बस लाचारी में, मजबूरी में ही जी रहा है। मरकरी की ग्रेविटी ज़मीन की ग्रेविटी का 38% है, तो वहाँ पर आपका वेट भी बहुत कम हो जाएगा। जब आप वहाँ जाएंगे तो आप अपने आप को हल्का फील करेंगे। जो लोग वज़न कम करना चाहते हैं वो मरकरी जा सकते हैं, उनका ज़रूर वज़न कम हो जाएगा, कोई मेहनत किए बिना। अब तक तो हमने बात की कि मरकरी के ऊपर क्या टेम्परेचर है, उसकी ग्रेविटी क्या है, उसका मास कितना है और एटमॉस्फेरिक है कि नहीं है। तो अब हम बात करते हैं कि नासा ने और बाकी जो साइंटिस्ट हैं उन लोगों ने कितने मिशन अब तक भेजे हैं और उनका क्या क्या बना, उस बारे में बात करते हैं। जैसा हमने अपने सोलर सिस्टम के दूसरे प्लैनेट्स और मून के ऊपर अपना मिशन भेजे और उसके ऊपर स्टडीज़ की कि ये मून प्लैनेट्स में क्या क्या है, वो कैसे है, क्या होता है, कैसे नहीं होता। इस तरह मरकरी के ऊपर भेजना कोई आसान काम नहीं है। बेशक ये मरकरी अर्थ के सबसे ज़्यादा करीब प्लैनेट है, लेकिन इस पर मिशन भेजने के लिए हमें कई ज़्यादा कैलकुलेशंस और चीज़ें देख के ही करनी पड़ती हैं। यहाँ तक कि इसकी तस्वीरें लेने के लिए भी हमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, रादर देन कि हम किसी दूसरे प्लैनेट के ऊपर भेज रहे हैं उस मिशन को, चाहे वो जुपिटर का मून हो, सैटर्न का हो या दूसरा कोई। 3 नवंबर 1974 या 1975 में साइंटिस्ट ने सबसे पहला मिशन भेजने की तैयारी पकड़ी और एक प्रोब बनाया, मैरिनर 10। और उस प्रोब को बनाते हुए साइंटिस्ट अभी तक यही सोच रहे थे कि ये मरकरी तक पहुंच भी सकेगा कि नहीं, क्योंकि वो प्रोब बिना किसी फ्यूल के ग्रेविटी की हेल्प से मरकरी तक पहुंचने वाला था। और 3 नवंबर को ये प्रोब लॉन्च हो गया और ये सक्सेसफुली मरकरी के करीब भी पहुंच गया और इसने अपना आधा मिशन कंप्लीट भी किया। ये मिशन वैसे ना इसको हम कंप्लीट कहेंगे ना फेल, क्योंकि इसने 50% काम किया। इसने मरकरी की 45% इसे कई तस्वीरें हमें लेकर भेजी, जो कि 2700 इमेजेस बनती हैं। इस प्रोब के साथ क्या हुआ कि जब ये उसके करीब से गुजर रहा था तो इस पर फ्यूल तो था नहीं, तो ये बहुत तेज़ी से साउंड और स्पीड के साथ मरकरी की सरफेस के ऊपर जा लगा और तबाह हो गया। इसके अंदर लाइव सिस्टम था, ये कंटिन्यूसली तस्वीरों को क्लिक करके उसी टाइम नासा को भेज रहा था। उसने लगभग 45% इमेजेस मरकरी की कैप्चर की और हम तक भेजी। आज तक हम जितना ही मरकरी को देख चुके हैं, उसके बारे में थोड़ा बहुत स्टडी कर चुके हैं, वो उन्हीं ही की वजह से था। वो पहला मिशन था जो भेजा गया और 50% वो सक्सेसफुल हुआ।
उसने मरकरी की तस्वीरों के साथ साथ कुछ वेनस की भी तस्वीरें हमें लेकर भेजी। वो मिशन सक्सेसफुल हो जाता अगर फ्यूल का कोई मसला ना बनता या ग्रेविटेशनल फोर्स का कोई मसला ना बनता। वो तस्वीरें लेता हुआ घूमकर वापस आ जाता हमारे पास। बेसिकली प्रोब अर्थ से निकला मरकरी की तरफ, और जब वो मरकरी के पास पहुंचा तो उसने अपनी स्पीड को स्लो कर लिया ताकि इमेजेस को क्लिक भी करता रहे और उस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी ना पड़े। अगर ऐसा हो जाता तो ये एक सक्सेसफुल मिशन बन जाता। और इसके बाद 2004 में एक और मिशन प्लान किया गया। उन्होंने एक प्रोब बनाया पैसेंजर के नाम से और उसको मरकरी की तरफ भेजा। वो बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल मिशन रहा जिससे हमें मरकरी की काफ़ी ज़्यादा डिटेल में नॉलेज मिल सकी। पोल्स पर बर्फ़ की शक्ल में पानी मौजूद था। मरकरी पर ग्रेविटी, मैग्नेटिक फील्ड और सरफेस केमिस्ट्री की सारी डिटेल भी पता लगी। वोल्केनिक एक्टिविटीज़ का सबूत और एक बड़ा लिक्विड मेटेलिक और भी उसमें पाया गया। उसके बाद हमने एक और प्रोब भी 2018 में लॉन्च किया, कोलंबो, जो कि 2025 में मरकरी तक पहुंच जाना था। अब इस मिशन जो कि रिसेंटली हमारे टाइम से है, और ये मिशन क्यों भेजा गया इसके बारे में हम अब डिस्कस करते हैं। आपको मैं ये बताता जाऊं कि मरकरी पर एक दिन अर्थ के 176 डेज के बराबर है, जो कि हमें वैसे भी टेलीस्कोप से भी पता लग जाता है कि वो कितनी स्लोली रोटेट कर रहा है। और मरकरी का एक साल अर्थ के 88 डेज के इक्वल है। तो इससे हमें ये पता लगता है कि वो सन के इर्द गिर्द कितना तेज मूव कर रहा है। और मरकरी के 2 साल अर्थ के 176 डेज के बराबर है। अगर इन तीनों को हम साथ रखें तो हमें क्या पता लगता है, मतलब एक पूरा साल दिन रहेगा, उधर सूरज ही हमें दिखेगा, और एक पूरा साल उसी ही सरफेस, उसी ही पॉइंट के ऊपर रात रहेगी। सूरज के सामने होने की वजह से वो हीट एक्सट्रीम हो जाती है, बहुत ज़्यादा गर्म, और दूसरी तरफ चीज़ें जमना शुरू हो जाती है। अब इसको ज़रा हम थोड़े आसान अल्फाजों में समझते हैं। जैसे अगर हम इसको अगर अर्थ साथ कंपेयर करें तो हमारे अर्थ के पास एक मून है। कैसे वो मून को टाइडली अर्थ ने अपनी फोर्स में पकड़ा हुआ है, उसको वो घूमने नहीं देता, इधर उधर जाने नहीं देता, उसको एक ही जगह पकड़ कर रखा है और वो अर्थ के ही अराउंड घूम रहा है, उसके मर्जी के मुताबिक नहीं चल रहा, अर्थ ने उसको पकड़ के रखा है। इसी तरह सेम चीज़ हम सन पर लगाएं, उसको सन का मून बना लेते हैं हम एज अ एग्जाम्पल कि सन की इतनी ज़्यादा ग्रेविटी है कि वो उसको ऐसे घूमने ही नहीं दे रहा है। जब उसे ऐसे घूमने ही नहीं दे रहा और जो वो सन के अराउंड इतनी तेज़ी से घूम रहा है, वो उसी की ग्रेविटी की वजह से, उसका ग्रेविटी उसको फोर्सली उसको जो है अपने इर्द गिर्द घुमाती है, लेकिन वो उसको अपने अंदर रोटेट नहीं होने देती, मतलब ऐसे घूमने नहीं देती, उसके इर्द गिर्द तेज़ वो घूमता है। इस वजह से ये ज़रा चीज़ें हैं कि 176 हमारा पूरा साल एक ही दिन देखने को मिलता है, पूरा साल एक ही रात देखने को मिलती है। जो ये 2018 में हमने प्रोब लॉन्च किया उसकी तरफ, उस प्रोब के साथ हम लोग जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को भी प्रूफ करेंगे। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये चीज़ 100% प्रूफ हो जाए कि उस आइंस्टाइन की ये थ्योरी एकदम ठीक है। रिलेटिविटी थ्योरी के बारे में हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे कि वो थ्योरी को एक्सप्लेन करेंगे कि वो असल में आइंस्टाइन क्या कह रहा था और वो कैसे ही चीज़ों को चेंज करते हैं, पर्सपेक्टिव हमारा देखने का, ग्रेविटी को, फोर्स को, ग्रेविटेशनल फोर्स को देखने का पर्सपेक्टिव चेंज करते हैं। तो उसको हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी हम मरकरी पे ही रहते हैं, तो इस मिशन के साथ हमें वो भी क्लैरिफाई हो जाएगा कि हमारी उसकी जो रिलेटिविटी थ्योरी है वो कितनी ही एक्यूरेट है कि कितनी नहीं। अच्छा, इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। हमने जो प्रोब बनाया है कोलंबो, उसके अंदर हमने एक इंस्ट्रूमेंट लगा दिया है, इटालियन स्प्रिंग एक्सेलेरोमीटर का एक इंस्ट्रूमेंट हमने उसमें लगा दिया है जो कि इस चीज़ को कैलकुलेट करेगा, जो कि एक्सट्रीम हाई ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर स्पेस टाइम कर्वेचर को डिटेक्ट करेगा। इसकी मदद से हम इजीली GTR को भी स्टडी कर सकेंगे और मरकरी के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड इतनी कम क्यों है इस बारे में भी अच्छी से डिटेल जान सकें। मरकरी का कोर 85% है और उसके मुकाबले में सिर्फ 20% हमें मैग्नेटिक फोर्स देखने को मिलती है। तो ये ऐसा क्यों है, इसकी क्या वजह है कि इतनी कम मैग्नेटिक फील्ड हमें देखने को मिलती है?
उसके बारे में भी हमने पता करना है, उसके बारे में भी इस मिशन में हमें पता लग जाएगा। अच्छा, मैं पहले आपको ये बताना भूल गया था कि जो 1974-75 में एक प्रोब भेजा मराइनन 10, उसकी हेल्प से हम फर्स्ट टाइम ये जान सके थे कि हम लोग ग्रेविटेशनल असिस्ट की हेल्प से भी एस्केलेरेट कर सकते हैं। हमें फ्यूल की ज़रूरत नहीं है, हम ग्रेविटेशनल असिस्ट को भी यूज़ कर सकते हैं एस्केलेरेट करने के लिए। अच्छा, आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये ग्रेविटेशनल असिस्ट होता क्या है, तो मैं आपको बता दूं, किसी भी प्लैनेट या मून या किसी भी सरफेस को सीलिंग शॉट की तरह यूज़ करते हुए एस्केलेरेट करें, उसकी ग्रेविटी को यूज़ करते हुए हम लोग एस्केलेरेट करें, उसके करीब आएँ, एक एक्यूरेट पॉइंट तक आएँ और उसके करीब से ऐसे गुजरते जाएं और उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स हमें थोड़ा थोड़ा खींच रही होगी, जैसे वो एक ऐसे रस्सी बांध के ऐसे हम छोड़ दें ना। ये हमने फर्स्ट टाइम वहाँ पर 1974 उस प्रोब की हेल्प से सीखा। हमें पता लगा कि हम इसकी मदद से भी सोलर सिस्टम में स्पेस में ट्रैवल कर सकते हैं, जो कि हमें बहुत फ़ायदा मिला उसके बाद। तो ये एक छोटा सा मरकरी के ऊपर जो टूर था वो हमारा कंप्लीट हो गया। अब कोई अपडेट इन द फ्यूचर आती है मरकरी को लेके, और वो मेनली ग्रेविटी की जो रिलेटिविटी थ्योरी है उसको 100% प्रूफ हो जाती है उसके पहुंचने के बाद। उसको हम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर कवर करेंगे। उसके रिजल्ट्स जब नासा लॉन्च करेगा, लाइव करेगा, तो हम तक पहुंचेगा तो मैं ज़रूर आप तक इसको पहुंचाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, दुआओं में याद रखें।